हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन। और इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चांसन कार्ड वीज़ा के रिगार्डिंग, जिसको आप जर्मनी में अपॉर्चुनिटी वीज़ा कार्ड के नाम से भी जानते हैं। टॉपिक इस वीडियो का ये है कि क्या चांसन कार्ड वीज़ा आपको 2025 में जर्मनी में इस वाली वीज़ा कैटेगरी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और क्यों मैं ये रीज़न आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई कि इस वाले वीज़ा कैटेगरी में आपको क्या क्या चैलेंजेस वहाँ पे ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स इस वाले वीज़ा कैटेगरी में पहुँचे हुए हैं उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या जर्मनी का मार्केट अभी स्टेबल हो चुका है, वहाँ पे जॉब्स मिल रही है कि नहीं मिल रहे हैं, अगर जॉब्स नहीं मिल रही है तो वो कब तक स्टेबल होने के चांसेस हैं। ये सारे एक एक तरीके से जो रिसेंट अभी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती आ रही हैं या जो सिचुएशन चल रही है, वही सब एक्टिविटीज़ को देखते हुए इस वाले वीडियो में एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक जल्दी से एक समझ लेते हैं हम लोग कि क्या चांसन कार्ड वीज़ा होता क्या है। चांसन कार्ड वीज़ा आपको जर्मनी में अलाउ करता है जो भी यहाँ से वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास में ऑलरेडी बैचलर्स की डिग्री हो या आपके पास से वोकेशनल ट्रेनिंग की भी यहाँ पे अगर डिग्री हो और आपके पास से मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे जिस भी प्रोफेशन में आपके पास में एक्सपीरियंस है इंडिया में, उसके बेसिस पे आप जर्मनी में जाके जॉब सर्च कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जर्मनी 1 साल का टाइम देता है वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए। ये पूरा पूरा होता है चांसन कार्ड वीज़ा में। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जर्मनी में पहुँचे हुए इस वाले वीज़ा कैटेगरी में, उसमें से अगर 100 में से भी अगर मैं बोलूँ तो उसमें 90 स्टूडेंट्स या 95 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो आपको साफ बता रहे हैं कि भाई मेरे को जॉब मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है या नहीं मिल पा रही है। मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी लोग जो कि स्टेम फील्ड से पहुँचे हुए हैं या हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो नहीं, जो कि स्टेम फील्ड से वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, या बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, और उसके बाद में वो उनको 6 महीने 8 महीने हो चुके हैं कि वो अपना जॉब सर्च कर रहे हैं, बट अभी तक उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है। और उसमें कई लोग अब ये भी बोलते आ रहे हैं कि भाई ये पूरा पूरा जो वीज़ा की कैटेगरी बनी हुई है एक तरीके से स्कैम है, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया बट जर्मनी में जॉब ही नहीं है, तो क्यों हमें इस वाली वीज़ा कैटेगरी में यहाँ पे बुलाया गया है ना। इसको समझते हैं कि भाई पहला दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि जब भी किसी कंट्री में स्टडी को छोड़ के या वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग जब कोई भी नई वीज़ा अपॉर्चुनिटी खुलती है ना, चाहे वो जर्मनी हो चाहे आप यूरोप की किसी और कंट्री की बात करें, सबसे पहला क्या होता है कि इंडिया में, क्योंकि वो अगेन हम इतने मतलब इंडिया जो है वो इतना बड़ा मार्केट है स्टडी एंड वर्क वीज़ा की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि आपको इस तरीके से इस कैटेगरी को पेश किया जाता है कि भाई आप बस इसमें वीज़ा लगाएं, आप जर्मनी पहुंचो और उसके बाद में आपकी लाइफ एकदम सेटल हो जानी है ना। उसमें हम लोग भूल जाते हैं कि भाई हमें रिसर्च हमने प्रॉपर करी ही नहीं करी है उस कंट्री में, वहाँ पे जाके क्या मेरे को इंग्लिश में अगर मैं बात करूँगा तो मेरे को जॉब मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, है ना, किस सिटी में आपको आपकी वाली फील्ड के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि नहीं है, और क्या ओवरऑल अभी इतने सारे जो पूरा पूरा ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है एक तरीके से, अभी आप यूएस और चाइना वगैरह का देखें तो क्या इस सब के इम्पैक्ट वगैरह जो है, जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था उसके इम्पैक्ट के बाद में भी क्या जर्मनी में आपको जॉब मिलने में आसानी होती कि नहीं होती, ये सब हम लोग सोचते ही नहीं है। हमें क्या दिख रहा होता है कि भाई जर्मनी ने ये वीज़ा कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया हुआ है और हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे लिए बना हुआ है, और उस तरीके से आपको बाकी लोग भी सब समझा रहे होते हैं कि हाँ जर्मनी जाओ, सब चीज़ ओके है, अच्छा है करके, और आप आंख बंद करके इसमें लगा देते हो। एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो कि 5 साल 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके ऑलरेडी बैठे हुए हो इंडिया में, और आपकी शादी भी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं, और आप एक इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि मैं अकेले वहाँ पे जाके जॉब ढूंढता हूँ फुल टाइम का, और फुल टाइम का जब मेरे को जॉब मिल जाएगा उसके बाद में मैं वहाँ पे फैमिली रियूनियन वीज़ा के तौर पे अपनी फैमिली को वहाँ पे बुला पाऊँगा, है ना। और उसमें आप अगर आपने रिसर्च नहीं करी हुई है कि आपकी फील्ड में वहाँ पे काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आप उस वीज़ा कैटेगरी पे अभी भी जाने का अगर प्लान करते हो, आप उसके बारे में 10 बार भी नहीं, आप 100 बार सोचो पहले, है ना। आप लोगों से वहाँ पे इंटरेक्ट करो जो इस वाली वीज़ा कैटेगरी पे गए हुए थे, करंट सिचुएशन को समझो, आपकी फील्ड में काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ही वाला स्टेप लो। अदरवाइज आप ड्रेन नहीं होते हो, आप एक तरह से इमोशनल ड्रेन भी हो सकते हो, और प्लस आप इतना एक बड़ा बर्डन आ जाता है क्योंकि आपकी पूरी पूरी फैमिली होती है जो आप पे डिपेंड हो रही होती है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब जर्मनी में जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुए थे 17 फरवरी को, उस इलेक्शन के बाद से अभी तक वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बन पाई है ना। अभी वहाँ पे वो कोalition अब बना है, 2-3 दिन पहले की बात ये है। अब वो नई गवर्नमेंट फॉर्म होएगी, मे बी जैसे अप्रैल के एंड तक हो जाए, मई के फर्स्ट वीक में हो, उसके बाद ही वो लोग वहाँ पे कुछ अपने नए नए जो रिफॉर्म्स लाने हैं, जो आपको उनके आपको उनके एक्शंस देखने को मिलेंगे कि भाई वो कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तब जाके वो प्लान कर पाएंगे कि कैसे हम ये इन्फ्लेशन को कम कर पाएँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएं, जो उनकी इकनॉमी जो कि पिछले 2 साल से ऑलरेडी डिक्लाइन होते जा रही है, रिसेशन का पूरा पूरा माहौल वहाँ पे बना हुआ है, उसको ठीक करने में किसी भी नए गवर्नमेंट को कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए होता है। जर्मनी की इकनॉमी जो अभी काफ़ी ज़्यादा रिसेशन पे जा रही है, हर साल वहाँ पे 0.2-0.3% का डिक्लाइन हो रहा है इकनॉमी का। अब ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है सुनने के लिए 0.2-0.3%, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है ना मार्केट में।
कई सारी कंपनीज जर्मनी में ऐसी भी हैं अप्रॉक्सीमेटली जिन्होंने बैंक्रप्सी तक फाइल करा हुआ है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो कि पूरा का पूरा वहाँ पे उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे वो लोग चल पाते हैं, उन्होंने कई सारे ले ऑफ भी करे हुए हैं। और ये बहुत कॉमन है। अगर आप जर्मनी में आपके कोई रिलेटिव हों या मान लो अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जो पहले जा चुके हैं, आप उनसे भी डिस्कस करेंगे, आपको वो लोग भी ये बताएंगे है ना कि ले ऑफ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है अभी, और कंपनीज बंद भी हुई हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर में तो आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने देखा ही हुआ है कि भाई फॉक्सवैगन वगैरह तक जो है कंपनीज उन्होंने अपने प्लांट्स वगैरह बंद करे हुए हैं। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी तक में नहीं है, आप उसका इम्पैक्ट आईटी इंडस्ट्री में भी पड़ा हुआ है। अगर आप ये सोच के वहाँ पे पहुँचे कि भाई मेरे को वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी वहाँ पे पहुँच जाऊँ तो मेरे को काम मिल जाएगा, वो बहुत गलत सोच है। उस हिसाब से अगर आप इस साल प्लान करते हैं तो आप अवॉइड करो। आप उससे बेटर ये है कि आप इंडिया में ही रह के अपनी लैंग्वेज की स्किल्स को पहले एनहांस करो, B2 लेवल तक पहुँचो, अपना पूरा टाइम दो, 2 से 3 महीने का। आप लैंग्वेज जब आपके पास है मिनिमम B1 आ जाए, उसके बाद वहाँ पे कंपनीज़ में अप्लाई करना शुरू करो। आप देखोगे आपके पास में रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है ना। जब आपके पास में रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, अगर उसमें कोई आपको एम्प्लॉयर ये बोलता है कि भैया अगर आप यहाँ पे होते जर्मनी में तो हमारे लिए बेटर होता, तब आप थोड़ा सा पॉजिटिव आपके पास में हो पानी चाहिए कि चलो ठीक है, मेरे प्रोफाइल पे मेरे पास में रिस्पॉन्स आ रहा है, अब मेरे को इस कैटेगरी में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आप चांसन गाटे वीज़ा के लिए ही जर्मनी जाना चाहते हैं, उसके अल्टरनेटिव भी आप सोच सकते हो। अगर आपको जर्मनी में जाके सेटल होना है, उसके 2 अल्टरनेटिव जो सबसे पॉपुलर अगर आप समझेंगे, वो एक निकल के आता है कि आप आउसबिल्डिंग प्लान कर सकते हो, और दूसरा जो है आप वहाँ पे स्टडी वीज़ा के तौर पे जा सकते हो। आउसबिल्डिंग हम लोग क्यों बोलते हैं कि वो बेटर तरीका है जर्मनी में जाके काम करने का, उसका रीज़न ये है कि अगर आप मेक इट इन जर्मनी की वेबसाइट में भी जाके अगर आप देखोगे तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि उनको स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है। अब स्किल्ड वर्कर सारे फील्ड में रिक्वायर्ड है, स्टेम फील्ड में भी रिक्वायर्ड है, हेल्थ केयर में है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, सब चीज़ों में है ना। क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर के तौर पे आपको एक प्रोफेशन, मतलब आपको एक स्किल्ड प्रोफेशनल की जॉब नहीं मिलती है, बट आपको एक ट्रेनिंग के तौर पे आपको जॉब वहाँ पे देने को लोग रेडी हैं। और वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल किन लोगों के लिए जिसकी एज मान लीजिए कम है, कि अगर आप 22-23 साल के और आप अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा पे जाना चाह रहे हो और आपने जर्मन लैंग्वेज भी मान लो नहीं पढ़ा हुआ है, आप बेसिकली आप अपने मिनिमम 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस में आप पहुंचना चाहते हो, भले ही आप आईटी इंडस्ट्री के क्यों ना हो, है ना। आईटी इंडस्ट्री का भी ये मतलब नहीं होता कि भाई आप आईटी में यहाँ पे लैंग्वेजेस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस वगैरह पे, और जर्मनी जाके मैं बिना जर्मन लैंग्वेज सीखे मेरे को काम मिल ही जाएगा। आपको काम तब मिलेगा जर्मनी में जब आपको लैंग्वेज आती होगी ना। चल भले ही आप आईटी फील्ड के भी क्यों ना हो, आप कोडिंग कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप ऐप बना रहे हो, अल्टीमेटली आप बात तो करोगे लोगों से। तो बात कैसे करोगे? बात तभी कर पाओगे जब मैं जर्मन लैंग्वेज पे आप कुछ बोल पाओगे, है ना। आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको क्लाइंट से मिलना है, उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है, वो सबके लिए जर्मन लैंग्वेज चाहिए। आप खाली अपने लैपटॉप पे बैठ के आप पूरा जो है आपको जॉब मिल जाए, ये चीज़ें बहुत दिक्कत होती है ना। इसलिए लैंग्वेज सीखना अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। if anyone is planning to go to Germany, they have to learn German language, let's say minimum up to B1 और B2 लेवल, है ना। उसके बिना ये चांसन गाटे वीज़ा लगाने का अभी सेंस उतना ज़्यादा नहीं बनता है। अगर आप 2025 में इसमें नहीं जाते हैं तो या तो आप प्लान करें कि भाई आप वेट करें, आप देखो कि भाई 2026 तक जो इनकी नई गवर्नमेंट बन रही है उसने कुछ मार्केट में कुछ सुधार आया है कि नहीं आया है ना, जॉब्स क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो जाके आप 2026 को भी इसको कंसिडर करें। और अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि 2026 में मे बी बाय मिड ऑफ 2026 थोड़ी सी सिचुएशन वहाँ पे बेटर होंगी। जर्मनी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रिसेशन आ गया तो वहाँ पे रिसेशन चलता रहेगा, है ना। जर्मनी जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी भी है यूरोप का, और पूरा यूरोपियन यूनियन को ड्राइव कर रही होती है। तो जर्मनी को खाली अगर आप देखें तो आप इसको पूरा यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहा होता है कि भाई इनकी इकनॉमी ना गिरे, इसी की इकनॉमी से पूरा EU नाटो सब चल रहे होते हैं इसी से, है ना। तो सिचुएशन इस साल की ख़राब है, इस साल को आप अवॉइड कर सकते हो चांसन गाटे वीज़ा के लिए। आप नेक्स्ट ईयर का इसका प्लान करो। इस साल आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप आउसबिल्डिंग की कैटेगरी को देखो, क्योंकि वो बहुत सिक्योर साइड होता है। आउसबिल्डिंग में आपको पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट हाउसबिल्डिंग का वो 3 साल का मिलता है। आपके पास ऑलरेडी एक डिफाइंड सैलरी होती है कि आपको कितनी सैलरी मिल रही होती है, और इसमें मार्केट पूरा खुला हुआ है हर एक फील्ड में, चाहे आप स्टेम में हो, आप बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर किसी में भी जाना चाहते हो, आपको इस कैटेगरी में हर जगह पे जॉब मिल रही होती है। तो अगर आप यंग एज है आपकी 22-25 साल तक के भी अगर हो, तो आप चांसन गाटे की जगह अगर आप हाउसबिल्डिंग में जाते हो आपके लिए बहुत सेफ साइड रहेगा। और नहीं तो आप स्टडी वीज़ा पे जाओ। स्टडी वीज़ा पे आपको पढ़ाई पूरी होने के बाद में 1.5 साल वहाँ पे रुकने को मिल रहा है। 1.5 साल का आपका कोर्स हुआ, मास्टर्स का MBA या MS वगैरह कुछ भी आप कर रहे हो, हद से 2 साल का हो जाएगा MS। तो 2 साल आपको पढ़ाई के मिल रहे हैं, आपको 1.5 साल स्टे बैक मिल रहा है, आपके पास 3.5 साल है।
3.5 साल इनफ होता है कि आप उस पूरे मार्केट को समझ सको, आप एक्सप्लोर करो, आप मल्टीपल जो जो शहर होते हैं वहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। वो एक सेफ ऑप्शन है क्योंकि आपके पास उतना ज़्यादा ट्रबल नहीं आता है। अब इसमें भी फिर आप मान लो कई लोग के ये यही क्वेश्चन रहेगा कि भाई मैं क्यों पढ़ाई करूँ, है ना, मैं तो अब मेरे पास में इतना सारा वर्क एक्सपीरियंस है और मैं काहे को यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस वगैरह पे करूँ। तो स्टडी वाला उसके लिए सही है जो कि जिसको पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिल जाता है तो आप स्टडी वाले पे जाओ, क्योंकि फिर आपकी कोई जो ये ट्यूशन फीस वगैरह होती है वो कुछ रहता नहीं है आपका। मुश्किल से जो यूनिवर्सिटी वाले जो आपसे पैसे लेंगे पढ़ाई करने के, वो सेमेस्टर फीस आपकी हद से ज़्यादा 80,000 1 लाख रुपए के आसपास आती है पूरे कोर्स की। क्या आप सिचुएशन देखिए कि कैसे वहाँ पे अभी जो नई गवर्नमेंट जो बनेगी उसके हिसाब से जर्मनी की इकोनॉमी वगैरह वापस से उठने दो, उसको रिसेशन थोड़ा सा कम होने दो, तब वहाँ पे अप्लाई करो, है ना। ये कोई वीज़ा कैटेगरी कोई बंद तो होनी नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर भी चलने वाली है आपकी। तो उस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करते हैं अपनी, तो आपके लिए ये वाला वीज़ा कैटेगरी तब भी सक्सेस हो जाएगा। नहीं तो इस वाले साल को आपके ऊपर है कि भाई आपको ये पॉइंट्स अगर लॉजिकली लगते हैं तो आप इसके लिए इस साल को अवॉइड करके नेक्स्ट ईयर का भी प्लान कर सकते हो। ये साल आपके लिए बेस्ट है कि आप हाउस बिल्डिंग वगैरह का देखें, वो सबसे सही चल रहा है, आप उसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता है। और या तो आप स्टडी वीज़ा पे जाए, क्योंकि आप स्टडी वीज़ा का भी अगर आप देखेंगे तो आपका जब तक आप पढ़ाई करके निकलोगे तब तक जर्मनी का मार्केट वापस से उड़ जाना है ना। कोई ऐसी कंट्री, अगर आप यूएस में भी रिसेशन आया हुआ, इंडिया में भी रिसेशन हुआ था, कोविड जब आया था तब भी रिसेशन यहाँ पे आए हुए थे, जब भी ये उठती हैं तब रिसेशन जब खत्म होता है ना तो अब पूरा पूरा मार्केट में जॉब्स भर भर के निकल रही होती हैं। और वो टाइम आपका 2026 के मिड के बाद से या 27 में होने वाला है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करने के हिसाब से आप अपना प्लान करें। और मान लो इसमें डिटेल डिस्कशन चाहिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है, चांसन घाटे में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या आप लोग कंसिस्टेंट चाहिए कि भाई मेरे को हाउस बिल्डिंग वगैरह के लिए भी डिस्कस करना है ना। तो वो सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग स्टडी वर्क परमिट वगैरह, ये वर्क वीज़ा वगैरह के बारे में ही हम लोग डिस्कस करते हैं, मोस्टली जर्मनी के लिए ही। तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस बाय कॉलिंग अस, लेट्स से, या आप ईमेल करो या कमेंट्स पे आप वीडियो पे कमेंट करेंगे आप, तो हम ये सब चीज़ों को डिस्कस कर सकेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर हो सके तो इसको स्प्रेड करें, आप बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि उनको भी ये सब चीज़ें समझ में आए कि भाई ये डिसीजन उनके लिए सही है, या उनको भी चांसन घाटे का जो अपना प्लानिंग है वो होल्ड करना चाहिए इस साल के लिए, एंड रादर दे शुड ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।